नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 54 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा है और हर रोज नए नए मुद्दे पर सियासत भारी हो रही है। बात बिहार की करेंगे तो तेजस्वी यादव ने सियासत का नया मेन्यू निकाला है। कल तक इस मेन्यू में मछली थी, लेकिन अब संतरा है। संतरे का रंग भगवा है, तो इसे तेजस्वी के भगवा चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। आज इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। इसके अलावा बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां कमलनाथ परिवार के खिलाफ बीजेपी ने बहुत बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। यह ऐसा चक्रव्यूह है जो 2019 की तस्वीर को पलट सकता है। और बात होगी ओवैसी की, जिनकी हैदराबाद सीट पर कांग्रेस पतंगबाजी कर रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ओवैसी के लिए कांग्रेस सेफ पॉइंट तैयार कर रही है? क्या इसके पीछे की हकीकत, ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां मुसीबत में फंसी आम आदमी पार्टी को नया झटका लगा है। इसके साथ ही दिल्ली में एक बड़ा संवैधानिक संकट भी खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार में 7 अहम विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और पार्टी दोनों से ही इस्तीफा दे दिया। अब परेशानी यह है कि केजरीवाल के जेल में रहते हुए फिलहाल कोई नया मंत्री नहीं बन सकता। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी में टूट की शुरुआत हो चुकी है? देखिए यह खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के ये तीनों बड़े नेता जेल में बंद हैं। ईडी सीबीआई की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी भले सवालों में खड़ा करे, लेकिन हकीकत यह है कि शराब घोटाले में पार्टी इस कदर फंस गई है कि पुराने साथियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। राजकुमार आनंद, जो दिल्ली सरकार में 7 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इस्तीफे की शुरुआत उन्होंने की। आरोप लगाया जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, वही भ्रष्टाचार के दलदल में समा गई है। हाई कोर्ट ने जिस तरह से कैटेगरिकली एक एक चीज करके खोली, बात ये नहीं कि मुझे क्या समझ आ रहा है, बात होती है मेरे लोगों को क्या समझ आ रहा है। मेरे लोग मेरे से सवाल पूछते। जिस समाज ने मुझे यहाँ तक भेजने में मदद की, उस समाज के काम मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे नहीं करने दिए जा रहे थे। राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी तो दलितों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार सामने आए। आम आदमी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सबको सम्मान देते हैं, बराबरी सम्मान देने का काम करते हैं। और रही बात दलितों की उपेक्षा करने की, तो ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो जनरल सीट से मुझ जैसे व्यक्ति को उठा के चुनाव लड़ाने का काम किया। राजकुमार आनंद के इस्तीफा देने का एक पहलू ये भी है कि पिछले साल उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी थी और उनके इस्तीफे को आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश बता रही है। कई बार सम्मन दिया गया उनको ईडी की तरफ से, बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर दबाव था। हम चाहते थे कि वो हिम्मत से इसका मुकाबला करते, बट एक परिवार है और उन पे इतना दबाव था कि उनको डरा दिया गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। राजकुमार आनंद 8 अप्रैल की शाम तक केजरीवाल की ईमानदारी के गीत गा रहे थे, बीजेपी को तानाशाह बता रहे थे, ईडी सीबीआई पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन 10 अप्रैल को अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दे दिया तो सवाल उठना लाजमी है। आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद राजकुमार आनंद बीजेपी की नजरों में भी भले मानुष बन गए हैं। अभी एक उनका मंत्री गया है, अब धीमे धीमे देखिए, आगे देखिए होता है क्या। और ऐसे ही कई और लोग हैं जो बाकायदा परेशान हाल हैं और छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी को, और इसमें भी वो भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किल सिर्फ राजकुमार आनंद तक सीमित नहीं है। विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को भी पद से हटा दिया है। उनकी नियुक्ति को अवैध माना गया है। आदेश में विभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के कानूनी मामले का हवाला दिया गया है। बीजेपी को ये फैसला रास आ रहा। ये एक आवश्यक कदम था, क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी।
अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और बाहर हर रोज उनकी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे। अभी कई नेता ऐसे हैं जिन पर जांच की तलवार लटकी है और वैसे भी राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से झटका खाने के बाद केजरीवाल की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, जहां 15 अप्रैल को उनकी उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी के कई नेता जांच के दायरे में घिरे हुए हैं। कुछ नेता शराब घोटाले में फंसे हैं तो कुछ पर जल बोर्ड घोटाले की फांस है। और राजकुमार आनंद ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब खुद मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। अब कुछ सवाल है, सवाल बेहद अहम है। राजकुमार आनंद जिस विभाग को संभालते थे वो विभाग कौन संभालेगा? असली संकट तो यह है कि जेल में बंद केजरीवाल नए मंत्री की फाइल एलजी को कैसे भेजेंगे, क्योंकि जेल से केजरीवाल किसी तरह की फाइल साइन कर पाए ऐसी अनुमति उन्हें नहीं मिली है। इसके लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो नए मंत्री का चुनाव भी नहीं हो सकता है। राजकुमार आनंद के पास समाज कल्याण, रोजगार और श्रम विभाग जैसे 7 महत्वपूर्ण विभाग थे जो अब खाली हो गए हैं और अब तक खाली रहेंगे, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। अब आम आदमी पार्टी इन सवालों पर कहती है कि यह संवैधानिक संकट बीजेपी ने पैदा किया। आरोप है कि बीजेपी लगातार दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। बात करते हैं बिहार की, जहां मछली के बाद संतरे पर सियासी घमासान छिड़ा है। इस ताजा सियासी घमासान के पीछे भी तेजस्वी यादव है। तेजस्वी ने इस बार संतरा खाने वाला वीडियो जारी किया। वैसे तो किसी के संतरा खाने में कोई खास बात नहीं है, लेकिन तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इसे भगवा रंग से जोड़ दिया। भगवा रंग को सनातन का प्रतीक माना जाता है। जाहिर है तेजस्वी ने अपने वीडियो से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। नारंगी सियासत पर बीजेपी लाल हो गई। चैत्र नवरात्र के बीच फिश पॉलिटिक्स पर ट्रोल हुए लालू के लाल ने अब भगवा संतरे का शोषा उछाल दिया। 2 दिन पहले मछली की कहानी तेजस्वी ने सुनाई थी। इस बार कमान संभाली 6 साल पुरानी सांसद विहीन वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने। आसमान की ऊंचाइयों में एक तरफ संतरों के छिलके उतारते रहे तो दूसरी तरफ बीजेपी पर तीर भी बरसाते रहे। कभी इशारों इशारों में कहा तो कभी सीधा हमला बोलते रहे। आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज खा रहे हैं, इसको भी वो लोग फर्म से जोड़ देंगे। अब बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा नमक रोटी खाए और हम लोग अच्छा खाए नहीं। हेलीकॉप्टर लेकर प्रचार करने निकले तेजस्वी और मुकेश सहनी का शेड्यूल बेहद टाइट है। रैली कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इस बीच वक्त मिला तो दोनों संतरे लेकर बैठ गए। हेलीकॉप्टर में संतरे का स्वाद लेते हुए तेजस्वी मुस्कुराते रहे और उनके बगल की सीट पर बैठे मुकेश सहनी अपने बयान में समाजवाद से लेकर भगवा तक का सफर तय करते रहे। हमें लगता है कि ऑरेंज के लिए भी कल कहेंगे कि भाई हमारा भगवा कलर है। अरे भाई खाना नहीं, हमारा भी कलर है, लेकिन खाने का चीज तो खाएंगे ही ना। तो मुझे लगता है भाई बेटी ना लगे और खाने पीने का चीजें खा के आप ज्यादा तक। मुकेश सहनी ने संतरे को शारीरिक शक्ति से जोड़कर इसे चुनाव प्रचार के लिए जरूरी बता दिया। इसके बाद क्लोजिंग कमेंट तेजस्वी का आया। संतरा दिखाकर बोले, ये जमुई की जनता ने दिया है। तो जमुई की जनता ने दिया, तो जनता ने दिया है। तेजस्वी जिस जमुई का जिक्र कर रहे हैं वहां के लोग लोकसभा चुनाव में आरजेडी को हर बार नकारते रहे हैं, लेकिन तेजस्वी और मुकेश सहनी ने जमुई और संतरे के भगवा रंग का जिक्र कर मैसेज दे दिया। इसका जवाब भी तुरंत आया। बीजेपी तो बोली ही। कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी का पक्ष लेते रहे प्रमोद कृष्णम भी बोले, संतरा में भगवा दिख रहा है ना, संतरे की तरह छिलाने के लिए तैयार रहो, एक एक छिलका निकाल देगी इस बार जनता। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, सवाल ये है कि नियत क्या है। लेकिन आरजेडी ने तब तक गोल पोस्ट चेंज कर दिया। संतरे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, हमारे लिए खाना पीना नहीं, मुद्दा महत्वपूर्ण है। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की
बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मुद्दे की बात होनी चाहिए, मौलिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तेजस्वी जी का नैरेटिव क्या? नौकरी पे बात करो, सामाजिक सुरक्षा पे बात करो। यही जो हिंदू धर्म है ना, महासागर है, इसको लोग तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सक्रिय राजनीति में तेजस्वी ने अभी सिर्फ 14 साल गुजारे हैं, लेकिन अपने पैंतरों से धुरंधरों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। संतरा एपिसोड इसमें सबसे नया है। देखिए, तेजस्वी का मछली के बाद संतरा लेकर आना महज संयोग नहीं है, सियासत का नया प्रयोग है, क्योंकि मामला संतरे के रंग से होते हुए सनातन तक पहुंच चुका है। इससे पहले तेजस्वी को कितना फायदा होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन हां, इतना जरूर है कि उनकी एक कोशिश बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि सनातन के खिलाफ दिए जाने वाले विवादित बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बनाई। इस मुद्दे पर वो खुद ही घिर गई। इससे पहले पिछले साल की अगर बात करें तो सितंबर में डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म खत्म करने की बात कही थी। नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव जीत लिया था। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। देखिए, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट मध्य प्रदेश में काफी बेहतर रहा, लेकिन पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है। जिस छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कमलनाथ की साख दांव पर लगी है, जहां से उनके बेटे नकुल नाथ मैदान में हैं, अब इस कांग्रेसी किले को बीजेपी ध्वस्त कर देना चाहती है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगर बात करें तो वो छिंदवाड़ा में एक रैली करने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ परिवार पर बीजेपी कैसे दोहरा वार कर रही है, देखिए यह खास रिपोर्ट। चुनाव के वक्त बड़े बड़े नेताओं को डर भी लगता है और गला भी सूखता है। जिस छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ अपनी जीत को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते थे, इस बार बीजेपी ने उनकी मुसीबत बढ़ा रखी है। छिंदवाड़ा सिर्फ एक लोकसभा सीट भर नहीं है, ये कमलनाथ परिवार की सम्मान की पगड़ी है और बीजेपी के लिए परीक्षा का मैदान। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बड़ा चेहरा होने के बावजूद कमलनाथ छिंदवाड़ा से दूर नहीं जा रहे और बीजेपी के बड़े नेता हर रोज उनके घर में आकर उन्हें ललकार रहे हैं। भाजपा को पहचान देते, कैसे ये झूठ बोलते हैं, क्या क्या बातें करते थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पूरे देश में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में तो डरते हैं लोग। मौसम बदल रहा है, एक परिवार की सत्ता वर्षों तक बनाए रखने के खिलाफ जनता मैदान में आ गई है, सड़क पे आ गई है। छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया है, अब कोई सांसद बनेगा तो छिंदवाड़ा का बच्चा ही बनेगा। 10 अप्रैल को सीएम मोहन यादव छिंदवाड़ा गए थे। 9 अप्रैल को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हुंकार भरी थी। नकुलनाथ और कमलनाथ से छिंदवाड़ा का हिसाब मांगा था। मैं नाम लेके किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन हिसाब किताब तो मांगो। 5 साल में किया क्या है? लेना ना देना, मगन रहना, बाकी कुछ किया ही नहीं। तो क्या करोगे ऐसे सांसद को, बताओ। जिस कमलनाथ परिवार पर बीजेपी के बड़े नेता सियासी तीर चला रहे हैं, कुछ दिन पहले तक उनके ही इंतजार में कारपेट बिछाकर खड़े थे, लेकिन बात ऐसी बिगड़ी कि कमलनाथ कमल के ना हो पाए। अब बीजेपी को विश्वास है कि बिना कमलनाथ के ही वो छिंदवाड़ा का दिल जीतने में सक्षम है। जिस तरीके से नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़े के आदिवासी वर्ग को अपमानित किया है, पूरे छिंदवाड़े के आदिवासी का गुस्सा अब नकुलनाथ जी के प्रति है। अगर अपमानित आदिवासियों को कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कहां से आदिवासियों को अपमानित करता हूं? मैंने तो हमेशा आदिवासियों का सम्मान किया है। बीजेपी का लक्ष्य इस बार मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप का है। पिछली बार छिंदवाड़ा ही इस लक्ष्य के रास्ते में कांटा बनकर खड़ा हो गया था, लेकिन इस बार बीजेपी की तैयारी बहुत बड़ी है। कमलनाथ के कई करीबी और छिंदवाड़ा में कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चुनाव प्रचार में उतरी कमलनाथ की पत्नी ने कहा कि जिन्हें अपना माना वो ही
अग्नि परीक्षा के समय साथ छोड़कर चले गए। जिन्हें हमने अपना समझा, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। 1980 में पहली बार कमलनाथ इसी लोकसभा सीट से सांसद बने थे और उसके बाद से कमलनाथ परिवार को यहाँ से कोई नहीं हरा पाया। लेकिन 2024 में क्या होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ छिंदवाड़ा ही एक ऐसी सीट थी मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस चुनाव जीती थी। तो छिंदवाड़ा की लड़ाई कमलनाथ के लिए मुश्किल इस वजह से मानी जा रही है क्योंकि पिछले एक महीने में छिंदवाड़ा की सियासी तस्वीर बहुत ज्यादा बदली है। कई सालों तक कमलनाथ के पीछे चलने वाले नेता अब बीजेपी का झंडा उठा चुके हैं। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि कमलनाथ के 5 करीबी विधायकों में से भी बीजेपी के बड़े नेता संपर्क में हैं। इसके अलावा 3 बार विधायक रहे और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना कमलनाथ के सबसे भरोसेमंद माने जाते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और उनका परिवार बीजेपी में शामिल हो गया है। छिंदवाड़ा से महापौर विक्रम आहाके भी कमलनाथ के करीबी थे, लेकिन अब वो भी बीजेपी के साथ है। इसी तरह कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सैयद जफर भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे थे। जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छिंदवाड़ा को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर कमल खिलाया था पिछली बार, उसी तरह की तस्वीर पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में दिखी थी। तब बीजेपी ने सरकार भले बना ली, लेकिन छिंदवाड़ा की 7 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसे कमलनाथ का ही कमाल माना गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी का पूरा फोकस छिंदवाड़ा में है। कमलनाथ की जमीन कमजोर करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। तो ये छिंदवाड़ा की कहानी है मध्य प्रदेश की। अब मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी इस बार छिंदवाड़ा को लेकर आश्वस्त क्यों दिख रही है। इसकी भी कुछ वजह है। 2009 में छिंदवाड़ा में बीजेपी की हार का अंतर 1,21,000 वोट का था। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो हार के अंतर में मामूली कमी आई, तो बीजेपी ये सीट 1,16,000 वोटों के अंतर से हारी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इस अंतर में भारी कमी आई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ 37,000 वोटों का अंतर था, जो लोकसभा चुनाव के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। अब छिंदवाड़ा में कई पुराने कांग्रेसी बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में बीजेपी की उम्मीद बढ़ी हुई है। यही वजह है। एक सच यह भी है कि एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस कभी नहीं हारी। 1980 के बाद से कमलनाथ परिवार का इस सीट पर कब्जा है, लेकिन बीजेपी पिछले एक दशक से ऐसी लहर पर सवार है जिसने बड़े बड़े सियासी किले ध्वस्त कर दिए। बात करते हैं हैदराबाद की, जहां बीजेपी एक और किला ढहाने की मजबूत तैयारी कर रही है। देखिए, हैदराबाद में चुनावी सीन इस बार बदला बदला दिखाई दे रहा है। ओवैसी पहले हमेशा कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देते थे, राहुल गांधी पर तीखे हमले करते थे। कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट कहते थे, लेकिन इस बार दोनों के बीच केमिस्ट्री बदल गई है। दोनों साथ साथ इफ्तार में जा रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। इसके पीछे है हैदराबाद का चुनावी गणित, जिसे बीजेपी ने पूरी तरह से बदल दिया है। अब ओवैसी और कांग्रेस एक दूसरे के करीब दिखाई देने लगे हैं। इसके पीछे की पूरी वजह हमारे संवाददाता आशीष कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए। हार गए, मेरी वजह से हारे, या फिर स्मृति ईरानी से पैसे ले लिए थे आप? MIM पार्टी बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देती है। तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। जहां भी बीजेपी चाहती है वहां पे MIM के लोग सलूट मार के कैंडिडेट बैठा देते हैं। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है। राजनीति में रिश्ते मौके और जरूरत से तय होते हैं। न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, न ही कोई परमानेंट दुश्मन। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, तब केसीआर की पार्टी BRS के साथ रहे ओवैसी कांग्रेस पर चुन चुन कर हमले कर रहे थे। रेवंत रेड्डी को RSS का एजेंट बता रहे थे। तेलंगाना का कांग्रेस का सदर चुम्बी को भी पर निकल गए। लेकिन अब दोनों एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने की बातें कह रहे हैं। आपके मदद से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके MLA सब
जीत के आ रहे। मैं भी कोशिश किया हराने के लिए मगर नहीं हो सका। चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को डेवलप करना है तो MIM को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ये अमन और ये गंगा जमुनी तहजीब और मजबूत होगी। इसमें यकीनन हमारी पार्टी की तरफ से आपको पूरा ताउन हासिल होगा। पिछला विधानसभा चुनाव बेशक कांग्रेस ने जीता, लेकिन हैदराबाद के सियासी किले की चाबी पिछले करीब 40 सालों से ओवैसी परिवार के पास ही रही है, जहां से ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली दिखाई दे रही है। मौका इफ्तार का था, जहां हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दोनों ने एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोल दिया। सियासत में एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही कांग्रेस और AIMIM का दिल बदलने के पीछे है हैदराबाद की सीट, जहां से ओवैसी 5वीं बार अपनी जीत पक्की मान रहे थे। लेकिन बीजेपी ने अपनी फायर ब्रांड नेता माधवी लता को मैदान में उतारकर गेम फंसा दिया। इसी के बाद कांग्रेस और ओवैसी की रणनीति बदलने लगी। कांग्रेस हैदराबाद सीट से मोहम्मद फिरोज खान को टिकट देने की तैयारी में थी, लेकिन बताते हैं कि ऐन वक्त पर ऐलान रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फिरोज को टिकट देने पर मुस्लिम वोट कांग्रेस और AIMIM के बीच बंट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा, जो न कांग्रेस चाहती है न असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस और ओवैसी के बीच गठजोड़ का कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिरोज को टिकट कटने का खतरा सता रहा है। ये दोस्ती जो कुछ भी हो रही और आगे जाके और मजबूती से होंगी या नहीं होंगी इसका अंदाजा नहीं है। अगर से कोई हमारी MIM से दोस्ती हो रही तो BRS को फिनिश करने का प्रोग्राम है। फिरोज कांग्रेस और AIMIM से नाराज हैं, तो बीजेपी ने भी इन दोनों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। AIMIM is going to use Congress power this time unofficially, illegally to get his votes and do whatever he wants to do in the elections. And we are going to ensure that this wouldn't happen. Now, this is going to be one answer to two people and two parties. One for AIMIM and for one Congress. कांग्रेस पार्टी कैडर को आदेश दिया है असदुद्दीन ओवैसी को जिताने के लिए जो भी चाहिए वो काम किया है, काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हो, MIM पार्टी हो और BRS पार्टी हो, तीनों का DNA एक ही है। तीनों मिलकर पुराने शहर के हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं। लब्बेलुआब ये है कि हैदराबाद की सियासी जंग इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक की जरा सी चूक दूसरे की जीत बन सकती है। देखिए, ओवैसी इस बार 5वीं बार जीत का पंच लगाना चाहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस के करीब दिख रहे हैं। कांग्रेस भी उनकी मदद के मूड में नजर आ रही है। लेकिन ओवैसी की सियासत को करीब से देखें तो उसी के साथ वो रहते हैं जिसकी राज्य में सत्ता रहती है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में सत्ता कभी कांग्रेस के पास रहती थी तो कभी TDP के पास, और ओवैसी हर बार सरकार चलाने वाली पार्टी के साथ रहते थे। राज्य का बंटवारा हुआ और तेलंगाना में BRS को सत्ता मिली तो ओवैसी KCR के साथ हो गए। अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो ओवैसी कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। मतलब यह है कि देश भर में आक्रामक तकरीरें करने वाले ओवैसी अपने गढ़ में सबसे सेफ गेम खेलते हैं। यही ओवैसी की राजनीति है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बूथ विजय की फॉर्मूला रेस चल रही है। ये कैसी रेस है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। बीजेपी ने यूपी में वोट बढ़ाने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुखों को सौंपी है, जो समाजवादी पार्टी घर घर PDA का नारा पहुंचा रही है, और BSP ने एक बूथ 5 यूथ का अभियान शुरू कर दिया है। इससे पहले बीजेपी की बात करते हैं। आखिर पन्ना प्रमुख वो पार्टी ने कौन सी जिम्मेदारी दी है जो पार्टी के 80 सीट वाले मिशन के लिए कारगर साबित हो सकती है? दरअसल बीजेपी ने सभी पन्ना प्रमुखों को एक टारगेट दिया है। इसके तहत 14 अप्रैल तक सभी पन्ना प्रमुख 60-60 वोटर से मुलाकात करेंगे। 14 अप्रैल को बीजेपी ने बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुखों की बैठक भी बुलाई है। बीजेपी की कोशिश है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाए जाए। यूपी में 1,63,000 बूथ है और इस हिसाब से 6 करोड़ नए वोटर अपने साथ जोड़ने का प्लान बीजेपी का है। ये पन्ना प्रमुख पीएम मोदी की चिट्ठियां वोटर तक भी पहुंचा रहे हैं। बीजेपी अपने मिशन में अगर 50% भी सफल हो जाती है तो यूपी में 3 करोड़ वोटर बढ़ जाएंगे, लेकिन
समाजवादी पार्टी बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर रही है। अब मैं आपको सपा की भी बूथ वाली रणनीति समझाता हूं। देखिए वो क्या है। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 2 करोड़ पीडीए परिवारों से संपर्क करने का टारगेट दिया है। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। इस अभियान के तहत जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और आरक्षण के बारे में जानकारी दी जा रही है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इस बार उसे 40% से ज्यादा वोट मिले। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 32% से ज्यादा वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर पर जो टीम बनाई है उसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के ही कार्यकर्ता रखे गए हैं। साफ है कि यूपी की दोनों बड़ी पार्टियां माइक्रो लेवल पर अभियान चला रही हैं और सबसे ज्यादा जोर बूथ मैनेजमेंट पर ही है। तो खैर ये तो बात हुई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी भी युवाओं के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो बहरहाल बीएसपी का बूथ मैनेजमेंट वाला प्लान पिछले 2 साल से चल रहा है और चुनाव आते ही इसकी समीक्षा शुरू हो गई है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक बूथ पर 5 यूथ को खड़ा करने की बीएसपी की कोशिश है।